ब्रिक्स से जुड़ी हुई BRICS यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका। ये तो एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, उसको आपको समझा दिया। अब अगला मुद्दा आपको बता दें जो कि मुख्य मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन विवाद का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से करने का स्पष्ट रूप से आह्वान किया। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा, भारत युद्ध का नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है। अपने संबोधन में मोदी ने युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर चिंता जताई और कहा कि ब्रिक्स विश्व को सही रास्ते पर ले जाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा, हम युद्ध का नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करते हैं और जिस तरह हम एक साथ मिलकर कोविड जैसी चुनौती से पार पाने में सक्षम हुए, उसी तरह हम भावी पीढ़ियों के वास्ते सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए नए अवसर पैदा करने में निश्चित रूप से सक्षम हैं। रूस के कजान शहर में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई देता हूं और इससे जुड़े नए साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उन्होंने आगे कहा, नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से अधिक बड़ी व्यवस्था बन चुका है। इतनी बड़ी व्यवस्था है, $30 ट्रिलियन से अधिक की व्यवस्था। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स व्यापार परिषद और ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन की विशेष भूमिका रही है। आप सोचिए कि भाई इसमें सुधारों, कृषि में व्यापार सुविधा, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, ई-कॉमर्स और विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर इस वर्ष ब्रिक्स के भीतर बनी सहमति हमारे आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कहा कि सभी ब्रिक्स देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इन विकासों की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक्स यानी सामान को लेकर जो ट्रांसफर होता है, इस्तेमाल किया जाता है, लॉजिस्टिक्स लागत कम हो गई है। हमें अपने अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में खुशी होगी। हम ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय एकीकरण बढ़ाने के प्रयासों का स्वागत करते हैं। स्थानीय मुद्रा में व्यापार और आसान सीमा पार भुगतान से हमारा आर्थिक सहयोग मजबूत होगा। इसमें जो पहल हुई है ब्रिक्स में, वो आप समझिए कि केवल पहले डॉलर का सिक्का चलता था, अमेरिका की चलती थी, लेकिन अब इसमें रूस का रूबल भी चलेगा, भारत का रुपया भी चलेगा और येन, युआन, ये सब चलने वाले हैं। क्योंकि भाई वो कहते हैं कि भाई ये मोनोपोली भी कहीं अगर होती है तो उसको खत्म करना बेहद आवश्यक होता है। तो यूएस और यूनाइटेड जितनी भी नेशंस हैं, उनकी जो मोनोपोली है उसको खत्म करने का ये बेहतरीन प्रयास है। ब्रिक्स एक ऐसे संगठन के रूप में सामने आया है जहां पर मोदी और शी जिनपिंग को हाथ मिलाना पड़ रहा है। भुगतान से हमारा आर्थिक सहयोग मजबूत होगा। भुगतान की बात यानी पैसों के भुगतान की बात। भारत की ओर से बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बड़ी सफलता की कहानी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले साल हमने शेख मोहम्मद के साथ मिलकर इसे यूएई में भी लॉन्च किया था। जो भारत का आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं ना, जो आप गूगल पे कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं, भारत पे कर देते हैं, तमाम ऐसे पेमेंट पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचते हैं कि भाई ये भारत में है तो बाहर तो और इससे भी बेहतर होगा, लेकिन आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि जितना आगे भारत इन पेमेंट्स के माध्यम में आगे है, उतना कई देश जो हैं वो बिल्कुल भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, जबकि वो डेवलप्ड श्रेणी में आए हैं, यानी विकसित देशों की श्रेणी में है। तो भारत में आप चाय की दुकान पर चले जाएं, छोटी टपरी पर चले जाएं, वहां भी आप यूपीआई कर सकते हैं। आप सब्जी के ठेले पर चले जाएं, वहां भी आप यूपीआई कर सकते हैं। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं हो सकता, वहां पर अभी भी कैश चलता है और छुट्टा वापस पैसा नहीं मिलता, उसी पर लोगों को और खरीदारी करनी पड़ती है। तो इससे निजात आपको भारत में मिल चुका है और भारत बहुत एडवांस है, सबसे एडवांस है यूपीआई के मामले में। इसमें अन्य विदेशी देशों के साथ भी सहयोग किया जा सकता है। ये पीएम की बात को आगे बढ़ाता बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ब्रिक्स के तहत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और बहुध्रुवीयता में हमारा विश्वास ही हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत मानवता में हमारा साझा विश्वास हमारी आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध और मजबूत भविष्य को सार्थक आकार देने में मदद करेगा।
मैं ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपके ब्रिक्स राष्ट्रपति पद की सफलता के लिए आपको अपना पूरा समर्थन देगा। क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी आपको बाइट के माध्यम से सुनाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर
मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो आपने देखा भारत की धमक जो है विश्व में किस तरीके से है, उसका एक उदाहरण आपने देखा जब मोदी जो है ब्रिक्स सम्मेलन में बोल रहे थे। बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी क्या रखी, आपकी यानी भारत की बात रखी।